हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाध्याय, खिलाअत, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो है वो राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाला समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया तो वो हैं श्री राजगोपालाचारी। भारत में जो गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया प्रथम भारतीय वो थे श्री सी राजगोपालाचारी। सी गोपालाचारी जो है वो वर्ष 1948 ईस्वी में 48 ईस्वी से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 ईस्वी तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो राजगोपालाचारी। ब्रिटिश शासक का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। यही कारण है औद्योगिक पर जो प्रभाव पड़ा है। भारत में पहली रेल जो है वो 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया तो जमींदारों के साथ किया गया स्थायी बंदोबस्त। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी जागीरदारी और मालगुजारी और विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। किसने बंगाल में चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की।
डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है वो 1885 ईस्वी में लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वार्षिक लगान व्यवस्था लागू की। यही व्यवस्था 22 मार्च 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परमागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना और मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयत बारी व्यवस्था से है। 1809 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास पर लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। अठारह सौ 20 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग आदि था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो वैथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार अवैध उपकर को वैथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो कौन थे? तो उपयुक्त में से सभी।
ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ये भी सही है। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, सही है। रेलवे के गार्टेड ब्याज, ये भी सही है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ये सब पॉइंट जो है ये सही है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।